हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार में। विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स किसी न किसी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या है कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक छूट गया था, तो पहले इसी को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 में क्या दिया है कि अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण होता है। तो सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण ही होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में एक अन्य प्रकार की भी धारा होती है जो कि सभी जगह है, आवेश वाहकों की जो कंसंट्रेशन होती है उसके समान न होने पर प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की करंट क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन करंट कहलाएगी। तो अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का क्या कारण होता है? लगाए गए विद्युत क्षेत्र, इसके कारण ही धारा प्रभावित होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 27 में क्या दिया है कि ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है वह व्यवहार करता है। तो देखिए, जो कंडक्टर होता है उसका एनर्जी गैप लेवल कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका एनर्जी गैप लेवल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इंसुलेटर होता है उसका एनर्जी गैप लेवल होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है, जैसे कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऊर्जा अंतराल क्या होता है? देखिए, यदि हम किसी भी धातु में से धारा को प्रभावित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वही उसकी क्या कहलाती है? ऊर्जा अंतराल कहलाती है, ठीक है, एनर्जी गैप लेवल। तो क्या पूछा है? ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो वह किसकी तरह व्यवहार करेगा? वो एक इंसुलेटर्स की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 में क्या दिया है कि जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स व होल्स की गतिशीलता का अनुपात होता है। तो देखिए, जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी कितनी होती है? 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीएस, ठीक है। और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन की होगी और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीएस, ठीक है। तो लगभग अनुपात कितना हो गया इसका? 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो लगभग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2.1, ठीक है। तो जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता का अनुपात लगभग कितना होगा? 2:1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डोपेंट अन्य प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, यदि हम शुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सभी अशुद्धियाँ यदि हम मिलाएंगे तो हमें अन्य टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। और यदि हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इन सभी को मिलाएंगे तो हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है? अन्य प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी जो अशुद्धि है वो प्रयोग में ली जाती है। तो कौन सी है? आर्सेनिक। आर्सेनिक को यदि हम
शुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम से डोपिंग करवाएंगे तो हमें एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरॉन जो है वो पी टाइप के अर्धचालक बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया गया है कि कमरे के तापमान पर इंट्रिंसिक अर्धचालक के पास, कि रूम टेम्परेचर पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसके पास क्या होता है कि होल्स और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया गया है कि हॉल प्रभाव डैश से संबंधित है। तो देखिए हॉल प्रभाव जो है वो कंडक्टर से संबंधित है और सेमीकंडक्टर से भी संबंधित है, इन दोनों से है। ठीक है, तो हॉल प्रभाव क्या बताता है कि जो दिया गया पदार्थ है वो धातु है या पी टाइप का अर्धचालक है या फिर एन टाइप का अर्धचालक है, तो इसके बारे में बताता है वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है 32 में कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या डैश के बराबर होता है। तो देखिए कोई भी परमाणु है उसमें प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, लेकिन उन पे जो आवेश होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 में क्या दिया है कि किसी परमाणु में फॉरबिडन ऊर्जा गैप किसके किसके बीच का अंतराल होता है। तो देखिए ये पहले बता चुका हूँ कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का अंतराल होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो क्या होगा, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का अंतराल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 34 में क्या दिया है कि बैंड ऊर्जा गैप के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान कितना होता है, -0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो डायमंड होता है हीरा, उसका ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा गैप के बढ़ते क्रम के अनुसार पूछा है। तो बढ़ते सबसे कम किसका हुआ, ग्रेफाइट का, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ सिलिकॉन का, और इन दोनों से ज़्यादा है हीरे का। ठीक है, तो बढ़ते क्रम के अनुसार क्या होगा इसमें, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और डायमंड। तो ये बढ़ते क्रम के अनुसार इनका बैंड ऊर्जा गैप है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 में क्या दिया है कि निज अर्धचालकों में या कहें तो शुद्ध अर्धचालकों में कमरे के ताप पर निम्न में से कौन सी क्षमता होती है। तो देखिए रूम टेम्परेचर पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें जो श्योनजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स में धारा का चालन तो होगा लेकिन वो थोड़ा कम होगा, मतलब थोड़ा बहुत ही कम होगा उसमें। ठीक है, तो क्या होगा, लिटल करंट कंडक्शन, थोड़ा धारा चालन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक अन्य प्रकार अर्धचालक प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध अर्धचालक में निम्न में से कौन से प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखिए अन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हम शुद्ध अर्धचालक जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अगर मिलाएंगे तो हमें अन्य प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, और यदि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के यदि हम मिलाएंगे तो हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो अन टाइप का पूछा है तो अन टाइप का पंचश्योनजी अशुद्धि मिलाएंगे तो ही हमें अन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 37 में क्या दिया गया है कि आर्सेनिक डैश के साथ मिलकर एन टाइप का अर्धचालक बनाता है। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में यदि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो हमें एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन सी अशुद्धि आती है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये सभी पेंटावेलेंट में आती है। ठीक है, तो आर्सेनिक जो है जर्मेनियम के साथ मिलकर
एन टाइप का अर्धचालक बनाता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये किसी न किसी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। और जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो 38 में क्या दिया गया है कि तापक्रम के बढ़ने के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव का मतलब क्या है, यदि हम अर्धचालक के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अर्धचालक पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और यदि टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, इसका मतलब धारा जो है वो घटेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला कि टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे तो अर्धचालक जो है उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, और यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो धारा का प्रवाह कम होगा, ठीक है। तो तापक्रम बढ़ने के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगी, तापक्रम बढ़ने के साथ में प्रतिरोधकता घटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 में क्या दिया गया है कि निम्न तापक्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। तो देखिए निम्न तापक्रम लो टेम्परेचर पर जो अर्धचालक हैं वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब है यदि इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्यतः अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से 10 गुना ज़्यादा होती है। तो देखिए अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है उसका मान कितना होता है, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वीएस, ठीक है। और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वीएस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी जो है वो होल्स की मोबिलिटी से कितनी होती है, 2 गुनी होती है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 में क्या दिया गया है कि जर्मेनियम में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो जर्मेनियम है उसमें संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वाहक संकेंद्रण अधिकतम डैश का फलन होता है। तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मिनोरिटी कैरियर की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वाहक संकेंद्रण जो है टेम्परेचर का फलन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पीएन जंक्शन के रिक्तीकरण क्षेत्र में होता है। तो पीएन संधि के आसपास क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स मिलके एक आवेश रहित क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डिप्लेशन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और डिप्लेशन क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि इस क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का चल आवेश नहीं होता, ठीक है, सभी अचल आवेश होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि नो मोबाइल चार्ज, कोई चल आवेश नहीं होता। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी प्रकार बाह्य अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। तो पी प्रकार का जो बाह्य यानी कि अशुद्ध अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर पूछा इसने, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो पी टाइप के अशुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, और एन टाइप के अशुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, और शुद्ध अर्धचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, ठीक है। तो पी टाइप के अर्धचालक में फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के नज़दीक होता है, तो क्लोज टू वैलेंस बैंड, ठीक है।
और देखिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को फर्मी एनर्जी लेवल तक आने में जो ऊर्जा लगती है वो जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और सिलिकॉन के लिए क्या होती है 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य तापमान पर अन्य प्रकार के अर्धचालक के दाता अणु डैश होते हैं। तो रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर जो अन्य टाइप के अर्धचालक होते हैं उनके दाता अणु जो हैं वो धनात्मक आवेशवाहक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उसके जगह क्या होता है कि एक होल क्रिएट हो जाता है जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और ये होल जो है वो अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, धनात्मक आवेश वाहक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 46 में क्या दिया है कि मान लीजिए अंतस्थ यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर का एक एकल क्रिस्टल है और कमरे के तापमान पर फर्मी स्तर पर मुक्त वाहकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक के एकल क्रिस्टल में रूम टेम्परेचर पर फर्मी स्तर पर जो मुक्त वाहकों की संख्या होती है वो क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की आधी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 में क्या दिया है कि अर्धचालक में कौन से बंद होते हैं। तो देखिए अर्धचालक में सहस्योंजी बंद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 में क्या दिया है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स का अपवहन वेग होगा। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स का अपवहन वेग क्या होता है, वो विद्युत क्षेत्र के निम्न मान के लिए विद्युत क्षेत्र के साथ रैखिक लीनियर रूप से बढ़ता है और उच्च मान के लिए धीरे धीरे संतृप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 49 में क्या दिया है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो कभी भी अर्धचालक की लंबाई और अर्धचालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल और केवल अर्धचालक की आणविक प्रकृति पर ही निर्भर करती है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है अर्धचालक की आणविक प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एक होल की रिक्ति तब सर्जित होती है जब, एक होल कब क्रिएट होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन का सहस्योंजी बंध टूटता है, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन का सहस्योंजी बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मुक्त होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो क्या होगा, उनकी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और होल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो एक होल की रिक्ति कब सर्जित होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन का सहस्योंजी बंध टूटता है। तो विद्यार्थियों ये थे आज के इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस डेली करें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप PDF के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।